नमस्कार, राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। मैं गणेश द्विवेदी जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे थे, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए, पटवारी के लिए, एमपीएसआई के लिए। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो हमने पंचायती राज के बारे में काफ़ी पढ़ लिया था। अब मैं कुछ बच्चों का आंसर देना चाहता हूँ। वो ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं हमें सबसे पहले, कि कौन कौन से हमारे आर्टिकल इसमें दे रखे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं इसके। जब हम इतिहास से बाहर आएंगे, जब हम 1919 से 1947 का पढ़ेंगे, तब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। कि कौन कौन सी हमें समितियां दे रखी हैं, कौन कौन से हमें आर्टिकल में इसको दे रखा है पंचायती राज व्यवस्था, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन का स्वरूप है, ठीक है। ये मैंने आपको कल बता चुका था। मैं स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को क्या करता है, फॉलो करता है। ये सत्ता का क्या विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। मैंने आपको बताया था कि केंद्र में क्या होगा, केंद्र में पीएम होंगे, ठीक है। राज्य में सीएम और गांव में क्या होंगे, सरपंच होंगे अपने, ठीक है दोस्त। ये मैंने आपको कल बताया था। तो अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कल के वाले को। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश शासन 1919, सबसे पहले जो हमें सत्ता का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है दोस्त, वो 1919 में हमें क्या देखने को मिलता है, किसके द्वारा देखने को मिलता है। तो नाम इसको क्या दिया 1919 के सिद्धांत को, माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको क्या दिया गया था, नाम दिया गया था। जिसमें से माउंटेन्ग्यू भारत के क्या थे दोस्त, तो वो सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे हमारे यहाँ के, ठीक है दोस्त। इसलिए इसको नाम दिया गया था। अब मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने में दो चीजें हुआ करती थी, दो चीजें थी, शहर और नगर थे, ठीक है। शहर और क्या थे, नगर थे, ठीक है। दो चीजों में, दो भागों में से मिलकर बना हुआ था। पहला था इसमें गांव बना हुआ था, ठीक है, और दूसरा था अपना नगर था, दूसरा क्या था, नगर था दोस्त, ठीक है। जिस गांव में चुनाव होता था वो कौन होता था, मुखिया। तो इसका सरपंच मुखिया होता था इसका, और इसका क्या होता था, महापौर इसका होता था। कौन होता था, महापौर, जिसको क्या बोला जाता है, मेयर बोला जाता है दोस्त। ये मैं आपको कल बता चुका था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम जो इसका इतिहास पढ़ने वाले हैं वो कुछ इतना इतिहास पढ़ने वाले हैं। ये मैंने बताया था, हमने शुरुआत कर दी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता हमने खत्म कर दी थी। फिर हम शुरू करने वाले थे ऋग वैदिक काल के बारे में, हम क्या शुरू करने वाले थे, ठीक है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो जरूर देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि दो बड़े शहर हमें देखने को मिलते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में। ऐसा प्रमाण देखने को मिलता है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय विकास का कोई ना कोई संस्था तो रही होगी। ये हमने देखा था कल, ठीक है। और किसके द्वारा अनुमान लगाया था, पीमेट और व्हीलर के द्वारा ये क्या अनुमान लगाया गया था दोस्त, ठीक है। किसके द्वारा लगाया गया था, पीमेट और व्हीलर के द्वारा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कल बता दिए थे, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऋग्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद क्या है दोस्त, तो हमारी संस्कृति में हमें वेद देखने को मिलते हैं दोस्त। तो बिल्कुल हमारी संस्कृति में हमें क्या, वेद देखने को मिलते हैं, वेद देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लिखित प्रमाण मिलते हैं जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति के, वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वेदों में देखने को मिलते हैं दोस्त। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य के कार्य निर्धारित किए गए हैं, मनुष्य के कार्य निर्धारित किए गए हैं, वो कहाँ किए गए हैं, कि वेदों में कार्य निर्धारित किए गए हैं उसके। और वेद कितने हैं हमारे, तो वेद हैं हमारे 4 वेद हैं दोस्त। कितने, 4 वेद हैं। तो जब इन वेदों की रचना हुई थी, संरचना हुई थी, तो उस काल को क्या कहा जाता है दोस्त, तो उस काल को कहा जाता है वैदिक काल, ठीक है। आया समझ में, उस काल को क्या कहा जाता है, वैदिक काल। बिल्कुल आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में प्रमाणित तौर पर या लिखित तौर पर स्थानीय स्वशासन का पहला प्रमाण वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। भारत के इतिहास में प्रमाणित तौर पर, ध्यान से बिल्कुल, और लिखित तौर पर
स्थानीय स्वशासन का पहला प्रमाण देखने को मिलता है वैदिक काल में। अपन ने हड़प्पा सभ्यता में अपन लिपि को दोस्त उसको पढ़ नहीं पाए थे, इतने सक्षम नहीं थे, तो अपन ने अनुमान लगाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि हमें प्रमाणित तौर पर और लिखित तौर पर स्थानीय स्वशासन का पहला प्रमाण देखने को मिलता है दोस्त, ठीक है। वैदिक काल में ही शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक हुआ करती थी। राजतंत्रात्मक का अर्थ है दोस्त कि जो राजा है, राजा का क्या है, वंश है, तो जो अगला राजा बनेगा तो कहां से बनेगा दोस्त, ऐसा तो नहीं समाज में से किसी को भी बना दिया जाएगा जो इसके सक्षम होगा, नहीं, जो अगला राजा बनाया जाएगा तो अगला राजा बनाया जाएगा कौन, राजा का ही कोई ना कोई वंशज, ठीक है। तो प्रथा कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी दोस्त, तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसको क्या बोला जाता है, मोनार्की बोला जाता है दोस्त, ठीक है। वैदिक काल में वैदिक काल के समय बड़े बड़े राज्यों का वर्चस्व नहीं था, उस समय छोटे छोटे राज्य देखने को मिलते थे। उस समय क्या है, छोटे छोटे। उस समय दोस्त ऐसा नहीं था कि एक राजा अपने राज्य का आविष्कार कर रहा है, ठीक है, अपनी सीमा को बढ़ा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय क्या था कि जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, आराम से रहते थे वो लोग। ऐसा नहीं कि अपने राज्य का वर्चस्व, एक राजा दूसरे को मार रहा है, काट पीट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो मैं आपको बताऊं कि जो वैदिक काल में हमें जो साक्ष्य मिले हैं देखने को, तो उसके बारे में अपन सबसे पहले जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो राज्य को बोला गया है दोस्त, राज्य को क्या बोला गया है, राज्य को एक सेकंड थोड़ी ऊपर लिख दूं। दोस्त जो राज्य को बोला गया है, वो राज्य को बोला गया है यहाँ पे क्या, जन बोला गया है, क्या बोला गया है, जन। और जो गांव, मतलब बहुत सारे गांव इकट्ठे मिलके जो बन रहे हैं, उसको बोला गया है विश्व। और एक गांव को बोला गया है गांव, और एक परिवार जो है उसको क्या बोला गया है, उस परिवार को बोला गया है कुटुंब बोला गया है। क्या बोला गया है, कुटुंब बोला गया है। और यहाँ जो राजा है उसको क्या बोला गया है, तो राजा को जो बोला गया है, तो राजा को क्या दोस्त बोला गया है, गोप बोला गया है। और इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है विस्पति बोला गया है दोस्त, ठीक है। क्या बोला गया है इसको विस्पति बोला गया है, और इसको ग्रामणी बोला गया है दोस्त, ठीक। क्या बोला गया है, इसको ग्रामणी बोला गया है इसको दोस्त, क्या बोला गया है, ग्रामणी। और ये कुटुंब किसको बोला गया है, परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को, परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को क्या बोला गया है दोस्तों, कुटुंब बोला गया है। अब जो ऋग्वैदिक काल में मैं आपको बताऊं कि राज्य को क्या बोला गया है, आपसे अगर पूछूं तो आपको क्या बताना है, ऋग्वैदिक काल में राज्य को बोला गया है क्या, जन। क्या बोला गया है, राज्य को जन बोला गया है, ठीक है। और जो बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे गांव हैं, ठीक है। क्या है, गांव मिलकर क्या बन रहे हैं, तो गांव को क्या बोला गया है, बहुत सारे गांव को तो विश्व बोला गया है। और उन गांव के मुखिया को क्या बोला गया है, तो विश्वपति बोला गया है। और यहाँ राजा को क्या बोला गया है, तो गोप बोला गया है। गोप के द्वारा क्या विश्वपति का क्या किया जाएगा, चुना जाएगा उसको। और जो गांव है, गांव के मुखिया को यहाँ पे क्या बोला गया है, तो ग्रामणी बोला गया है। और कुटुंब को क्या, परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को, ठीक है। अब इससे पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन है इसमें, राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सबसे छोटा तो यही है ना, ग्रामणी, ठीक है, ये याद रखना है। तो आपका अगर प्रश्न आए कि ऋग्वैदिक काल में
राजा को क्या बोलते थे, तो आपको बताना है कि गोप बोलते थे। क्या बोलते थे? राजा को गोप बोलते थे। और अगर पूछे कि राज्य को क्या बोला जाता था, तो राज्य को क्या जन बोला जाता था, ये आपको बताना है। और अगर आपसे पूछे कि विष किसको बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में, तो आपको ये बताना है कि बहुत सारे गांव क्या है बहुत सारे गांव को जब मिलाया जाता था इकट्ठे, उनको नाम क्या दिया जाता था, तो उनको नाम विष दिया जाता था। और उसके मुखिया को क्या बोला जाता था? विषपति बोला जाता था उनके मुखिया को। ठीक है दोस्त, इतना आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब ये है, ये देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या है, सबसे छोटे प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। अभी मैंने आपको बताया कि अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सबसे छोटा अधिकारी कौन है, तो वो है अपना अधिकारी दोस्त कौन? ग्रामणी। कौन है? ग्रामणी है सबसे छोटा अधिकारी। ठीक है, और ये है कहा जाता था सबसे पहले, क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। ठीक है, जो कि वास्तविक रूप से गांव का मुखिया, वर्तमान क्या था? सरपंच के बराबर है। जो गांव का मुखिया होता था वो वास्तविक रूप से वो सबसे छोटी इकाई होती थी। अब वर्तमान में देखा जाए तो वो क्या है, उसको सरपंच बोलने लगे हैं अपन लोग। ठीक है, ग्रामणी को के बराबर इसकी नियुक्ति राजा या गोप के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? राजा के द्वारा की जाती थी, जिसको क्या बोलते हैं? गोप बोलते हैं अपन। ऋग्वैदिक काल की एकमात्र स्वतंत्र इकाई कौन सी है, तो वो कुटुंब है। कौन सी है दोस्त? तो वो है कुटुंब। बिल्कुल सही बात है, ये तो भाई कि कुटुंब है ऋग्वैदिक काल की सबसे स्वतंत्र इकाई। मैंने आपको बताया था। अब कुटुंब कौन होता है, तो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। परिवार का होता है कि नहीं होता है? वो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति 10 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है दोस्त। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उसको ही कुटुंब दिया जाएगा। और ये क्या थी? एक स्वतंत्र इकाई थी। कौन सी थी? स्वतंत्र इकाई। कौन सी थी? कुटुंब थी स्वतंत्र इकाई। कौन सी? कुटुंब थी। अब और वर्तमान में क्या है, ये सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी अगर आ जाए तो आपको क्या बताना है? सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी कौन था? ग्रामणी था दोस्त। ठीक है, कौन सा था? ग्रामणी था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, ग्रामणी था। अभी एक चीज और बताता हूं आपको। अब ये बताओ कि जो गोप हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, ठीक है, अब इनको क्या है, कोई ना कोई सलाह देने के लिए तो रहा होगा कि नहीं रहा होगा? गोप को, राजा को सलाह देने के लिए भी कोई ना कोई रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। ये तो कौन रहा होगा सलाह देने के लिए? तो ये क्या है कि दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, दो तरीके से इसको क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। सबसे पहले जो इसको दो भागों में बांटा गया था कि दरबारी, पहले कौन थे इसको सलाह देने के लिए? कौन थे? दरबारी थे। सबसे पहले सलाह कौन देते थे? दरबारी, जिसको क्या बोला जाता है? कई सारी किताबों में इसको सेनानी भी बोला गया है। ठीक है, दरबारी को। और दूसरे कौन हुआ करते थे? तो दूसरे होते थे दोस्त पुरोहित। कौन से होते थे दोस्त? दूसरे होते थे पुरोहित, जो राजा को सलाह देते थे। क्या सलाह देने के लिए जो थे, तो कौन? दो भागों में विभाजित किया गया था इसको। तो पहले थे दरबारी, जिसको कई सारी किताबों में क्या बोला गया है? कई सारी किताबों में क्या? सेनानी बोला गया है। और दूसरे थे पुरोहित। ठीक है, पुरोहित हुआ करते थे। दो पद निर्धारित किए गए थे। दो पद क्या निर्धारित किए गए थे दोस्त। अब ये दूसरा है, जो दूसरा है दोस्त, तो इसमें एक तो आ जाता है सभा। जब इन पुरोहित और दरबारी को छोड़ के जब निचले स्तर पर ग्रामणी वगैरह देते थे, तो वो उसको क्या बोला जाता था? तो एक हो गई अपनी सभा और दूसरी हो गई अपनी समिति। ठीक है, तो एक हो गई सभा और दूसरी हो गई समिति। सभा हो गई दोस्त और अपनी हो गई समिति। ठीक है, क्या हो गई? सभा और समिति। तो इस सभा में जो थे तो वो कौन थे? कुटुंब की सलाह ली जाती थी। कुटुंब कौन थे? कुटुंब की सलाह ली जाती थी सभा में, जो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति हुआ करता था। ठीक है, और इसमें कौन हुआ करते थे? सामान्य लोग हुआ करते थे। सामान्य लोग हुआ करते थे।
ठीक है। समिति में कौन हुआ करते थे? सामान्य लोग। सामान्य लोग तो सभी हो गए, सभी आ जाते थे उसमें इकट्ठा अपना निर्णय देने के लिए, सलाह देने के लिए, निर्णय देने के लिए नहीं, सलाह देने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या दो भागों में विभाजित किया गया है, इसके लिए दो पद निर्धारित किए गए हैं। पहला दरबारी है, दूसरा क्या है? पुरोहित है। दरबारी को क्या सेनानी भी बोला गया है, ठीक है। और जब ग्रामणी वगैरह देती थी सलाह, उनकी सलाह ली जाती थी, तो इसको एक सभा और एक समिति के तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्त। तो पहला किया गया है कुटुंब, जो इसको परिवार की सबसे बड़ा व्यक्ति था, और दूसरा क्या है? सामान्य लोग दिया करते थे इसको, ठीक है। अब अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं वो उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल में ऐसा कहा जाता है कि रामायण और महाभारत का क्या हमें ये साक्ष्य देखने को मिलते हैं, निर्माण हुआ था। रामायण का तो नहीं पता, लेकिन महाभारत का 100% देखने को मिलता है हमें। रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए, इसे महाकाव्य काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल जब समाप्त होता है और महाकाव्य काल जब शुरू होता है, इसीलिए इसको बोला गया है महाकाव्य काल भी इसको बोला गया है इसी कारण से, क्योंकि जब ये समाप्त होता है उत्तर वैदिक काल, तभी क्या है? महाकाव्य काल शुरू हो जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की मुख्य घटना यह हुई कि यहां बड़े बड़े राजाओं तथा राज्यों का विकास हुआ। राजाओं को सलाह देने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का भी फैलाव किया गया है। अब वहां अगर देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था नॉर्मल हुआ करती थी, आपको पता है कौन देते थे? कुटुंब वगैरह देते थे, पुरोहित देते थे, ठीक है। ये सारी चीजें दरबारी देते थे, सेनानी देते थे। अपन ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे थे जब, तो ठीक है। इसमें उसमें ज्यादा फैलाव नहीं हुआ था राज्यों को, उसमें नॉर्मल ऐसे ही रहते थे, ज्यादा विकास नहीं करते थे, अपने राज्यों को फैलाव नहीं करते थे, और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं थे। कोई मतलब नहीं था उन्हें कि अपनी सीमा का विकास करें, क्या करें, कुछ ना करें, ठीक है। यहाँ क्या हुआ कि प्रशासनिक व्यवस्था का भी विकास हुआ और राज्यों का भी विकास होना शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल के समय मंत्री के पद को क्या? रत्निन कहा जाता था। क्या बोला जाता था? रत्निन बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्त? रत्निन। क्या बोलते थे? रत्निन बोला जाता था दोस्त। क्या बोलते थे? रत्निन बोला जाता था, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल के समय मंत्री के पद को क्या बोलते थे दोस्त, तो वो आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। अगर प्रश्न आ गया कि उत्तर वैदिक काल के समय मंत्री के पद को क्या कहा जाता था, तो आपको याद रखना है कि मंत्री के पद को बोलते थे रत्निन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रत्निन बोला जाता था उत्तर वैदिक काल के समय, ठीक है, मंत्री के पद को। उत्तर वैदिक काल में न्यायाधीश का पद महत्वपूर्ण था और न्यायाधीश स्थपति होता था। कौन होता था? न्यायाधीश को जो सबसे छोटा पद था उसमें, वो कौन सा सबसे छोटा पद था? वो कौन था? ये था, स्थपति था सबसे छोटा पद। कौन सा था? स्थपति था सबसे छोटा पद। दिख रहा होगा आपको शायद, फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। कौन था सबसे छोटा पद दोस्त? कौन था? तो सबसे छोटा पद था अपना स्थपति था। मैं फिर से दोहराता हूं, फिर से याद यही करना आप कि मंत्री के पद को क्या बोला जाता था उत्तर वैदिक काल में? तो मंत्री के पद को बोला जाता था रत्निन बोला जाता था, और जो न्यायाधीश का पद था उसको स्थपति बोला जाता था। उसको क्या बोला जाता था? स्थपति बोला जाता था, ठीक है दोस्त। उत्तर वैदिक काल में गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, वर्तमान सचिव, ठीक है। और अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तब भी ग्रामीण ही, यहां अभी चेंज नहीं हुआ है, इसको ग्रामणी ही कहा जाता था और वहां पे भी क्या? ग्रामणी कहा जाता था। तो ठीक है, याद रखना इसको। ये 2017 पटवारी में प्रश्न आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। गांव में न्याय करने वाले व्यक्ति को ग्रामवादिन कहा जाता था। क्या बोला जाता था? ग्रामवादिन कहा जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था? ग्राम में वादिन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्राम में वादिन। क्या बोला जाता था? ग्राम में वादिन। 2017 पटवारी में आए थे ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी मैं आपको यहां इतने डीप से पढ़ा रहा हूं, वहां से नहीं स्टार्ट कर रहा हूं कि 1947 और आपको सारी समितियां बता दूं और पंचायती राज व्यवस्था खत्म, ठीक है। तो गांव के न्याय करने वाले जो सबसे निचला वाला व्यक्ति था उसको क्या बोला जाता था? ग्राम्यवादीन बोला जाता था, ठीक है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो महाकाव्य काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्थानीय स्वशासन कैसा था महाकाव्य काल में, ठीक है। तो महाकाव्य काल
के समय मुख्यतः रामायण महाभारत का वर्णन है। बिल्कुल सही बात है, ये तो रामायण और महाभारत का हमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, नर्मदा के उत्तर के क्षेत्र में अब जब महाभारत हुआ था दोस्त, तो कौरव पांडवों में मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे राजा थे जो क्या थे, कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या कौरवों का साथ दिया था और कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या पांडवों का साथ दिया था। ठीक है दोस्त, तो नर्मदा के उत्तर के क्षेत्र में राजाओं ने पांडवों का साथ दिया। नर्मदा के जो उत्तर वाला क्षेत्र था उन्होंने किसका साथ दिया था, पांडवों का साथ दिया था। जबकि राजा नील उस समय महिष्मति के राजा थे, इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। अब राजा नील कौरवों का साथ मतलब जो महिष्मति कहाँ था, नर्मदा के कहाँ था महिष्मति, दक्षिण में था। कहाँ था, दक्षिण में। तो उत्तर वाले ने कहाँ दिया था, वो दिया था पांडवों को, और दक्षिण वाले ने कहाँ का दिया था, वो दिया था कौरवों का दिया था साथ। ठीक है दोस्त, अब ये बताओ कि यहाँ क्या क्या, यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ तो भाई साहब विस्तार हो गया है, यहाँ तो राज्यों का विस्तार हुआ है, प्रशासनिक व्यवस्था का भी विस्तार हुआ है। तो कैसे व्यवस्था हुआ है यहाँ राज्यों और प्रशासनिक व्यवस्था का, वो चलो अपन देखते हैं, अब शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ जो राज्य है उसको क्या बोला गया है, उसको राज्य है, उसको बोला गया है, राज्य ही बोला गया है। और यहां इसको सहस्त्रग्राम बोला गया है। क्या बोला गया है, इसको सहस्त्रग्राम बोला गया है। ठीक है, इसको शतग्राम बोला गया है। ठीक है, वसंती ग्राम बोला गया है, इसको 10 ग्राम बोला गया है इसको, और इसको क्या बोला गया है, ग्राम बोला गया है। मतलब इसको बोला गया है ग्राम, और जब 10 गांव या 11, 15, 20 तो इसको बोला गया है 10 ग्राम। बसंती ग्राम किसको बोला गया है, तो बसंती ग्राम बोला गया है जब 40, 50 ऐसे गांव इकट्ठे मिल जाते हैं तो उसको बोला गया है बसंती ग्राम। ठीक है, शतग्राम किसको बोला गया है, 100 गांव जब मिले होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसको बोला गया है शतग्राम। ठीक है, और उससे बड़ा जब 100 गांव से बड़ा तो उसको बोला गया है सहस्त्रग्राम। दोस्त उसको क्या बोला गया है, सहस्त्रग्राम बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, सहस्त्रग्राम बोला गया है। ठीक है, और राज्य, अब आते हैं कि इनके, इसको तो क्या राजा बोला जाता था, क्या है, क्या बोलेंगे इसको, राजा। ठीक है, और सहस्त्रग्राम, एक बार रिपीट करना मेरे साथ फिर से कि ऋग्वैदिक काल में क्या ऐसा विस्तार हुआ था, तो नहीं हुआ था ऋग्वैदिक काल में। ये विस्तार कहाँ हुआ है, ये विस्तार हुआ है अपना कहाँ, महाकाव्य काल में। दोस्त कहाँ हुआ है, महाकाव्य काल में इसका क्या किया गया है, विस्तार किया गया है, जिसको राज्य बोलेंगे अपन। राज्य के बाद जो आता है सहस्त्रग्राम आता है, सहस्त्रग्राम, और उसके बाद आता है शतग्राम, जिसमें से 100 गांव मिले हुए होते हैं, उसको शतग्राम बोला गया है। फिर बोला गया है 40-50 गांव को बसंती ग्राम बोला गया है। 40-50 गांव को क्या बोला गया है, बसंती ग्राम बोला गया है। ठीक है, ये क्या है, सहस्त्रग्राम का जो मुखिया हुआ करता था, सहस्त्रग्राम का जो मुखिया हुआ करता था उसको क्या बोला गया है, अधिपति बोला गया है। अधिपति क्या, अधिपति बोला गया है, मतलब वर्तमान पीएम के समान। ठीक है, ये अपन राज्य को क्या बोला गया है, राज्य का जो विस्तार किया गया है। ठीक है, और यहाँ ये राजा के बारे में जान रहे हैं अपन, नीचे मिटाई देते हैं ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो क्या बोला गया है, वर्तमान पीएम के समान किसको बोला गया है, अधिपति को बोला गया है। राज्य को क्या बोला गया है, सहस्त्रग्राम बोला गया है, और उसको राजा कौन हुआ करता था, अधिपति हुआ करता था। उसको क्या वर्तमान किसके समान है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री के समान है। शतग्राम का जो मुखिया है उसको बोला गया है सत्यग्राही बोला गया है, सत्यग्राही बोला गया है। ठीक है, अब वसंती ग्राम का बोला गया है वसंतीय। क्या बोला गया है, वसंतीय बोला गया है। और जो 10 ग्राम का मुखिया है उसको क्या बोला गया है,
ग्रामणी बोला गया है उसको। तो क्या बोला गया है? ग्रामणी बोला गया है उसको। क्या बोला गया है? ग्रामणी। और ग्राम के मुखिया को भी क्या बोला गया है? ग्रामणी बोला गया है। ठीक है, इतना समझ में आया है आपको। एक बार और बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा चार्ट बना लेना आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सहस्त्र ग्राम किसको? राज्य को बोला गया है सहस्त्र ग्राम। ठीक है, ठीक है। उसका राजा कौन हुआ करता था? राजा को जो नाम दिया गया है वो अधिपति नाम दिया गया है, जो क्या है? वर्तमान क्या है? राजा है। वर्तमान क्या है? राजा है। ठीक है। सतग्राम, सतग्राम क्या है? जब 100 गांव मिलकर बन रहे हैं तो उसको क्या बोला गया है? सतग्राम बोला गया है उसको। क्या? सतग्राम। तो उसके राजा को सतग्राही, जो उसका कार्यभार संभाल रहा है उसको सतग्राही बोला गया है। वसंती ग्राम बोला गया है, जब भी 40 या 50 गांव मिलकर बन रहे हैं तो वसंती ग्राम बोला गया है उसको। ठीक है। 10 ग्राम किसको बोला गया है? जब 10 गांव नॉर्मली मिल रहे हो तो उसको 10 ग्राम बोला गया है। उसके मुखिया को ग्रामणी बोला गया है और गांव के भी मुखिया को क्या बोला गया है? ग्रामणी बोला गया है। ठीक है। इन सब को मिला के बनता है राज्य, और राज्य के जो संभालता है कारोबार वो कौन है? राजा है अपना। ठीक है दोस्त, अब आते हैं महाकाव्य काल के अंत में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में काफी बदलाव आए और इसका सीधा असर भारत की स्थानीय स्वशासन को देखने को मिलता है दोस्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है। महाकाव्य काल के अंत में इसके बाद शुरू होता है बौद्धकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद शुरू होता है बौद्धकालीन। एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ लिया। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था दोस्त? तो अपन ने शुरुआत करी थी यहां से। ठीक है, ऋग्वैदिक काल से शुरुआत करी थी अपन ने, इसको पढ़ लिया था अपन ने। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल के बारे में। फिर उसके बाद आता है अपना क्या? उत्तर वैदिक काल। उसके बाद आता है महाकाव्य काल। ठीक है, महाकाव्य काल को अपन ने खत्म कर दिया था। और जो अपन पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियो में बौद्धकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो बौद्धकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अपन पढ़ेंगे दोस्त अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।